क्या होगा अगर आप एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वहाँ 1 घंटे का समय बाहर की दुनिया में 1 हफ्ते के बराबर हो, और वो जगह सिर्फ समय नहीं आपकी यादें भी निगलने लगे, तो क्या आप बाहर निकल पाओगे? कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ जो शॉर्टकट के चक्कर में एक खतरनाक टनल में चले जाते हैं और फिर कभी वहाँ से निकल नहीं पाते। कहानी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश के मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। वो अकेली वहाँ किसी की मदद का इंतजार कर रही थी। उसी समय वहाँ एक आदमी आता है जो काफी अच्छा दिख रहा था और उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। उस आदमी के अच्छे व्यवहार को देखकर वह औरत उस पर भरोसा करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक वो औरत नोटिस करती है कि उस आदमी की गाड़ी के पीछे किसी की लाश रखी हुई है। दरअसल इस औरत के साथ अभी बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को वो सज्जन समझकर उसके साथ आई थी, वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती इससे पहले ही वो आदमी उसके ऊपर एक टूल से हमला कर देता है, जिसके बाद सीन बदल जाता है और हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बस उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर उस सीरियल किलर ने लड़की को मारा था। बस में वैंग नाम का एक पैसेंजर था जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था। वो बस के ड्राइवर टोनी से उस औरत के केस के बारे में बात कर रहा था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बात करते हुए वैंग बताता है कि जिस सीरियल किलर ने उस औरत को मारा था, वो औरतों को मारने के बाद उनकी बॉडी का कोई हिस्सा काट कर अपने पास रख लेता था, ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली। ये सुनकर बस के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अभी कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी अचानक बस के रेडियो से सबको पता चलता है कि आगे सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सबको अपने काम पर टाइम से पहुंचना था। इसलिए टोनी बस को एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस के सामने एक सुरंग आ गई जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगा। उसी समय बस में बैठी एक लड़की झिंग फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन अचानक वह गुस्से में आ जाती है और अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टोनी बस आगे बढ़ाता रहा, लेकिन तभी अचानक सुरंग में एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए, लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया जिसका नाम चियान था। इसी दौरान हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बस में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार में छपी चियान की फोटो पर पड़ती है। ली ने देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अब टोनी को बस चलाते हुए लगभग 30 मिनट से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो टनल से बाहर नहीं निकले थे। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चीन का सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर लंबा है, जिसे पार करने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन यह सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट से ज्यादा चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। तभी हम लोग झिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय पर प्रेग्नेंट थी, और वहाँ पर हम लोग सारा नाम की एक औरत को भी देखते हैं जो असल में एक मॉडल थी, और उन दोनों के अलावा बस में पार्क और फैंक भी थे जो कि भाई बहन थे। ये सभी लोग अब डर कर बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी अचानक झिंग को वहाँ अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा, जिसे उसने गुस्से में सुरंग की शुरुआत में फेंक दिया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए झिंग ने उसे अपने ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वैंग के पास था। तभी चियान ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा, और फिर वे चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ धुंध पड़ने लगी और सुरंग की दूसरी तरफ से 2 परछाइयां उनकी तरफ आते दिखाई दी। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन जैसे वो परछाइयां पास आईं, तो सबने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो लोग घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। अब वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी यानी कि ली, टोनी, वैंग और चियान फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद झिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब यह था कि इस भूल भुलैया में
समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया जो न जाने कौन वहां पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। और जहां ली खड़ा था वहां अब खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सभी एक खोखली दीवार तक पहुंच गए। उस दीवार को थोड़ा सा ठोकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। इसके बाद उस दीवार को तोड़कर वो सब एक अजीब से कमरे में पहुंचे, जहां बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें और शीशे की जार में हाथ रखी हुई थे। इसके अलावा वहां पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उस डायग्राम के मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला जिस पर केवल 15 जुलाई की डेट थी। चियान तुरंत ही उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था जिसकी मदद से अब वे लोग दूसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग दूसरे टनल में पहुंचे, हम देखते हैं कि उस रूम में रखा हुआ एक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। उस टीवी में एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई थी, लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो महीनों से वहां खड़ी हो और वहां बहुत सारी वायरिंग बिछी हुई थी। ये सब देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो लोग जल्दी से उस बस के अंदर जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं। किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारी मैगी रखी हुई थी। ये देखकर टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। अब सारा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो टोनी को मैगी के बदले जिस्मानी संबंध बनाने का ऑफर देती है। अब जब वो दोनों ये सब हरकतें कर रहे थे, तभी वैंग ने चुपके से नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने ये देख लिया और उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। इसी बीच वैंग का मैगी पैकेट बस के नीचे गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि बस के नीचे एक मैनहोल है। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। तभी चियान को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी उनकी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वैंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सब की जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। उसने जिन के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेंक को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें माहौल कुछ अजीब सा महसूस होता है। सबको अलग अलग तरह के भ्रम होने लगते हैं। उसी दौरान सारा को बहुत अजीब महसूस होता है, इसलिए वह पास खड़ी बस में जाकर बैठ जाती है, लेकिन सारा को वहाँ अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे, जिससे डर कर वो बस से बाहर भागी और भागते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसके चारों ओर लाशें ही